नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दर्शकों, आप सभी तो जानते हैं कि पवन में कितनी शक्ति है। जब वो बहुत तेजी के साथ चलती है तो बड़े से बड़े विशाल वृक्ष को भी जमीन पर गिरा देती है, और अगर उसकी गति धीमी हो जाए तो हम इंसानों की सांसें लेनी मुश्किल हो जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी पवन की शक्ति को लेकर। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आज बात करेंगे। हमारे साथ श्री JK जेठानी जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसके साथ ही हमारे साथ श्री प्रबीर दास जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे दोनों खास मेहमानों से हम पवन ऊर्जा के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं एक लघु फिल्म। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह पर जीवनदायी वातावरण को सूर्य की किरणें गर्माहट दे रही हैं और पवन पैदा करने में सहायक हैं। ये सच है कि अदृश्य पवन सभी जीवधारियों में ऊर्जा का संचार करती है। जब पवन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरण करती है तो उसे गति मिलती है। हवा की गति के इसी रूप को वायु कहा जाता है। वायु की ये स्थिति स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने का काम करती है। आदिकाल से ही मनुष्य ने पवन में निहित शक्ति को ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत मानकर काम लेना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने पवन शक्ति का प्रयोग विद्युत प्राप्त करने में किया। धीरे धीरे पवन चक्की से चलने वाले जनरेटर विकसित किए गए। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा का उपयोग प्रगति पर है। भारत जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को अपनी प्रगति बनाए रखने के लिए ऊर्जा के प्रत्येक संभव स्रोत की आवश्यकता है। सभी अक्षय स्रोतों में पवन ऊर्जा की प्रगति की दर सर्वाधिक है। पिछले एक दशक में विश्व के विभिन्न भागों, विशेषकर यूरोप, USA और भारत में विद्युत उत्पादन हेतु पवन के दोहन में काफी प्रगति हुई है। विद्युत उत्पादन के स्रोत के रूप में पवन के उपयोग की तकनीकी संभाव्यता सिद्ध हो चुकी है। बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा सर्वाधिक उदीयमान अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के रूप में उभरी है। विश्व भर में पवन विद्युत संस्थापनाएं 370 गीगावाट से अधिक हो गई हैं। सरकार के समुचित दिशा निर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पवन ऊर्जा के उत्पादन पर आने वाली लागत कोयला आधारित संयंत्रों से उत्पादित बिजली की तुलना में सस्ती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक पवन फार्मों की स्थापना के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर विश्व बैंक और इरेडा जैसी संस्थाओं से वित्त संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे निजी क्षेत्र में काफी रुचि पैदा हुई है। हमारे देश में पवन ऊर्जा के विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं समुद्र तटीय इलाकों, पहाड़ी और वीरान इलाकों में ज्यादा हैं, जहां लोग रोजगार पाएंगे और छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ देश का विकास होगा। इन सर्दियों में पैर्स हो गया है और भी बड़ा। अब पैर्स पर पाइए 33% एक्स्ट्रा। आजमाइए क्लोजअप डीप एक्शन एंटी जर्म माउथ वॉश फॉर्मूले के साथ और पाइए जबरदस्त ताजगी और सफेद मुस्कान। क्लोजअप, जबरदस्त ताजगी, जबरदस्त लम्हे। अब क्लोजअप की जबरदस्त ताजगी पाइए इस 10 रुपए के सैशे में। अरे हाँ, वैसलीन भी तो लेना था। पापा, ये तो वैसलीन जेली नहीं है। अच्छा, तो असली कौन सी है? ये नहीं, ये रहा असली वैसलीन जेली। सिर्फ असली वैसलीन पेट्रोलियम जेली है 3 गुना शुद्धता की मोहर के साथ। आजमाइए क्लोजअप डीप एक्शन एंटी जर्म माउथ वॉश फॉर्मूले के साथ और पाइए जबरदस्त ताजगी और सफेद मुस्कान। क्लोजअप, जबरदस्त ताजगी, जबरदस्त लम्हे।
अब क्लोजअप की जबरदस्त ताजगी पाइए इस 10 रुपए के सैशे में। तो दर्शकों, आपने ये लघु फिल्म देखी। इस फिल्म को देखकर आपको बहुत सारी जानकारी पवन ऊर्जा को लेकर मिल गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें जाननी अभी बाकी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, अगर हम यहाँ पर बात करें भारत सरकार को लेकर, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में भारत सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ प्रयास हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है, सबसे पहले ये बताएं। भारत सरकार द्वारा पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें आशातीत सफलता भी मिल रही है। आज हम बात करें कि देश की कुल विद्युत अधिष्ठापित क्षमता जो है उसका 9% पवन ऊर्जा से आता है। अगर हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिष्ठापित क्षमता की बात करें तो उसका 2/3 पवन ऊर्जा से है। भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ावा देने के लिए सन 90 के दशक से ही इसके बारे में प्रयास किए गए और शुरुआत में हमने डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लगाए और इसमें काफ़ी सफलता मिली। इन सफलता को देखते हुए जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपनी पवन ऊर्जा नीति की घोषणा की, जिसमें अलग अलग तरीके के उन्होंने प्रोत्साहन रखे, जैसे विद्युत कर में छूट, इसके अलावा जो ट्रांसमिशन चार्जेस लगते हैं उसमें उन्होंने छूट दिया। इसके अलावा जो निवेश किया जाता है इसमें उस पर कई तरह के प्रोत्साहन दिए गए। इससे ये हुआ कि जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ी और धीरे धीरे पवन ऊर्जा में बढ़ावा आया, उसकी प्लांट्स लगने शुरू हुए और सन 2002 तक जब 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई उस समय हमारे 1666 मेगावाट पवन ऊर्जा लग चुकी थी। ऐसे में उसके बाद में सन 2003 में भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम में कई प्रकार के प्रावधान थे अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। एक प्रावधान ये था कि जो राज्यों में विद्युत नियामक आयोग हैं वो कुल ऊर्जा की खपत जो उस राज्य में हो रही है उसका कुछ प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से लेना अनिवार्य करेंगे, जिसे हम रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कहते हैं, आरपीओ। तो लगभग सभी राज्यों ने आरपीओ निर्धारित कर दिए गए हैं और उनको लागू किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने इसको और बढ़ावा देने के लिए एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, जिसे त्वरित मूल्यह्रास की बात करें, वो दिया गया और जो लोग एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहें उनके लिए जीबीआई यानी कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया गया। इन सब योजनाओं का असर ये हुआ कि इस क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा मिला और जहाँ पहले 2 से 250 मेगावाट पर प्रति वर्ष लगता था वो अब बढ़ करके 2 से 3,000 मेगावाट प्रति वर्ष पवन ऊर्जा के क्षेत्र में लग रहा है। आज की बात करें तो आज हमारे यहाँ 24,400 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता लग चुकी है और इस लिहाज से भारत जो है विश्व में 4थे नंबर पे आ चुका है। सर, आपसे मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना चाहूंगी। अगर हम पवन ऊर्जा को देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कितनी सफलता मिली है और क्या कुछ वहां करना भी जरूरी है, इस पर प्रकाश डालें। जो ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम है जहां पे अभी पवन ऊर्जा कमर्शियल स्केल पे लगना शुरू हो गया है और ये देखेंगे तो टोटल रिन्यूएबल में पवन ऊर्जा का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में आपका तो ग्रिड कई जगह पे बिल्कुल होता भी नहीं है और कहीं पे होता है तो भी वहाँ पे जो विद्युत की अवेलेबिलिटी है वो होता नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे प्रोत्साहन के लिए 2010 तक हम लगभग सभी प्रकार की बेनिफिशियरी को मिनिस्ट्री की तरफ से सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट की अवेलेबिलिटी थी। बट 2012 के बाद केवल कम्युनिटी यूजर्स के लिए जहाँ पे पवन की बेग 4.17 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है वहीं पे हम 1 किलोवाट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के ऊपर लगभग 1 लाख प्रति किलोवाट की हिसाब से सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं मिनिस्ट्री। तो इसको अवेलेबल करने के लिए एक तो जैसे मैंने बताया कि वो कम्युनिटी यूज़र होना ज़रूरी है और वहाँ पे पवन की बेग 4.17 के ऊपर होना ज़रूरी है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या कुछ योजनाएं और चलाई जा रही हैं, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से लेकर के 2007 थी, इस दौरान करीब 5,000 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा की इकाइयाँ लगाई गई। इसके बाद जो अगली पंचवर्षीय 11वीं पंचवर्षीय उसमें उससे दुगनी क्षमता की पवन ऊर्जा इकाइयाँ लगाई गई और इस प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग 15,000 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाइयाँ लगाएंगे। लेकिन जब नई सरकार आई तो उन्होंने अक्षय ऊर्जा की तरफ विशेष ध्यान दिया और ये कहा कि नहीं, इस लक्ष्य को हम बढ़ाएंगे
और अब 1,75,000 मेगावाट पूरे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हमें लक्ष्य हासिल करना है सन 2022 तक। जी। इसमें जो पवन ऊर्जा है उसका भाग 60,000 मेगावाट है। जी। अब इस 60,000 मेगावाट को हासिल करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, जिसमें मैं पहले बात करूं कि हमारा एक राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान है चेन्नई में। इसने सबसे पहले पवन ऊर्जा का जो पोटेंशियल है जी। वो कितना है ये पहले रीअसेसमेंट किया इसने। अभी तक जो पुराने असेसमेंट थे उसमें ये था कि 50 मीटर की जो हाइट है उसमें 50,000 मेगावाट के करीब पोटेंशियल है, और अगर हम 80 मीटर की हाइट पे जाएं तो करीब 1 लाख मेगावाट है। जी। जो नया असेसमेंट अभी नीवे द्वारा जारी किया गया है उसके हिसाब से 100 मीटर की हाइट पे 3,02,000 मेगावाट का विंड पोटेंशियल इस देश में उपलब्ध है। जी। तो ऐसे में क्योंकि अब हमारे पास पोटेंशियल काफ़ी है तो लक्ष्य आसान है, जी। हासिल किया जा सकता है। अब ये जो पोटेंशियल है वो केवल कुछ ही राज्यों में सीमित है। अब चुनौती ये है कि इन पॉकेट से विद्युत जो पवन ऊर्जा होगी उसको दूसरे राज्यों में ट्रांसमिट करना। जी। तो उसके लिए हम एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत राज्यों को जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा 40% जो परियोजना की लागत का है जी। वो नेशनल क्लीन एनर्जी फंड द्वारा एज ए ग्रांट दिया जाएगा। जी। युवाओं को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है इस क्षेत्र के लिए? युवाओं के लिए जैसे जो तकनीक की फील्ड में एजुकेशन है, जो इंजीनियरिंग करते हैं, तो उनको एक समर ट्रेनिंग दिया जाता है या तो उनका प्रोजेक्ट भी किया जाता है जिसमें उनको प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। तो हमारा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विंड एनर्जी, जो चेन्नई में है, तो वो लोग वहाँ पे जाकर अपना समर ट्रेनिंग कर सकते हैं या तो एमटेक पीएचडी का थीसिस भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा मंत्रालय से हमारे जो INPA डिवीज़न है वो सेमिनार, सिम्पोजिया और वर्कशॉप के लिए भी सपोर्ट करता है, तो उसके माध्यम से उनको जागरूकता होता है। और जैसे ही हमने बता चुके हैं कि हमारा जो टारगेट है 60,000 मेगावाट है, तो उसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो डेफिनेटली युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अगर उनको कोई प्रोजेक्ट लगवाना है तो वो कहाँ जाएं, किससे बात करें, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। देयर आर 3 वेज, 3 तरीके से वो मंत्रालय को अप्रोच कर सकते हैं। जी। हर स्टेट में हमारा एक नोडल एजेंसी है जिसको हम स्टेट नोडल एजेंसी कहते हैं। तो एक तरीका तो वो है कि वो जो बेनिफिशियरी है वो नोडल एजेंसी के थ्रू हमारे पास एप्लीकेशन भेजें, और हमारे मंत्रालय के वेबसाइट में फॉर्मेट्स अवेलेबल है, तो उसी फॉर्मेट में उनको प्रोजेक्ट का प्रपोजल फॉरवर्ड करना होता है। दूसरी तरीका होता है कि वो जो नीवे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है, तो उसमें कुछ टर्बाइन को, स्मॉल विंड टर्बाइन को एम्पैनल किया गया है, और हमारा जो असिस्टेंट है केवल उसी मॉडल नंबर के लिए ही है। तो उसी मैन्युफैक्चरर को वो अप्रोच कर सकते हैं, उनसे एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के वो मंत्रालय में फॉरवर्ड कर सकते हैं। और तीसरी तरीका होता है, कई बार क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी है उसके पास पूरा फंड की अवेलेबल नहीं होता, तो उस मामले में वो चाहता है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले और उसको पे प्रोजेक्ट को लगाए। तो उस मामले में वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जनरली जो बैंक्स होते हैं, तो वो बैंक के थ्रू भी उसका प्रपोजल हमारे पास भेज सकता है। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी सर ने स्टेट को लेकर यहाँ पर बात की है, तो राज्यों की यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में हो रहा है, ये भी दर्शकों को बताएं। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी जो राज्य है वो है तमिलनाडु। जी। वहाँ लगभग 7,500 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता स्थापित है। जी। इसके अलावा और कौन कौन से राज्यों में तेजी से काम किया जा रहा है? मैंने बताया कि पवन ऊर्जा जो है वो केवल कुछ ही 7 जो मुख्य राज्य हैं इसमें काम चल रहा है, क्योंकि जो विंड एनर्जी का पोटेंशियल है वो केवल इन्हीं 7 राज्यों में मुख्य रूप से है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन 7 राज्यों में अभी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जो 95% जो क्षमता है अभी वो इन्हीं 7 राज्यों में स्थापित है। भारत सरकार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जहाँ तक निवेश की बात है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो निवेश हो रहा है वो मुख्यतः निजी क्षेत्र से ही है। तो निजी क्षेत्र को इसमें प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह के फिजिकल और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम लोग दे रहे हैं, जिसमें पहला मैं बताऊं कि जो 100% विदेशी निवेश की अनुमति इस क्षेत्र के लिए है। इसके अलावा एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन की सुविधा है,
जिसमें पहले साल में ही आप 80% तक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, जो लोग एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का लाभ नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए GBI यानी कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, जो कि 50 पैसे प्रति यूनिट है, और इसकी जो अधिकतम राशि है वो पहले 62 लाख रुपए प्रति मेगावाट थी, जिसे अब बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट कर दिया गया है। इसके अलावा 10 साल तक ऐसी यूनिट्स में इनकम टैक्स नहीं लगता है, उनको आयकर से मुक्त रखा गया है। और मैं बात करूं कि ऐसे उपकरण जो आयातित किए जाते हैं पवन ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए, उनको कस्टम ड्यूटी में एग्जम्पशंस है, और एक और ड्यूटी लगती है जिसे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी कहा जाता है, उसमें भी छूट है। इसके अलावा अगर आप भारत में इसका निर्माण कर रहे हैं उपकरणों का, तो उसमें एक्साइज ड्यूटी में भी एग्जम्पशन है। इस तरह के कई लाभ जो हम दे रहे हैं निवेश को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो इसमें कैपिटल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। ऐसे में निवेशकर्ता को अपना पूरा रिटर्न मिले, इसके लिए इसकी जो दर है वो थोड़ी प्रेफरेंशियल टैरिफ जिसे कहा जाता है वो की जाती है। जो मैंने राज्य बताया आपको कि जो विशेष राज्य हैं जहाँ पर पवन ऊर्जा बहुतायत में है, इन राज्यों के जो नियामक आयोग है, विद्युत नियामक आयोग है, इन आयोगों ने उन राज्यों में पवन ऊर्जा के लिए एक विद्युत दर निर्धारित की हुई है, जिसे हम प्रेफरेंशियल टैरिफ भी कहते हैं, ताकि निवेशकर्ता को उसका अपना पूरा रिटर्न मिले। इसके अलावा भारत सरकार रियायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराती है। हमारा एक संस्थान है, वित्तीय संस्थान है इरेडा के नाम से, वो इसके लिए रियायती दर पर ऋण भी उपलब्ध कराता है। तो इस तरह के बहुत सारे सुविधाएं भारत सरकार दे रही है निवेश को आकर्षित करने के लिए। चलिए, यहाँ पर ये तो बात हुई निवेश को लेकर। आपसे मैं यहाँ पर विंड पार्क को लेकर भी चर्चा करना चाहूँगी। सर, विंड पार्क की स्थापना से ऊर्जा का उत्पादन तो होगा ही, ऐसे में पर्यटन जो है वो भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रहेगा? जहाँ पे बड़ा पैमाने पे विंड पार्क का स्थापना होगा, वहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति है या दृश्य है वो तो परिवर्तन होगा ही। उसके साथ ये लोगों के लिए एक प्रैक्टिकली देखना कि पवन से विद्युत का उत्पादन हो भी सकता है, वहाँ पे एक उनको प्रैक्टिकल से एक्सपीरियंस भी होगा। तो आजकल इनफैक्ट मैंने भी कई बार देखा है, जो हमारे फिल्म से होते हैं, जो कई बार विंड पार्क या विंड मिल बैकग्राउंड में ही शूटिंग किए जाते हैं। तो ये भी एक प्रमाण है कि एक पर्यटन या टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रमोट किया जा सकता है। तो हमारे दोनों खास मेहमानों ने आज हमें पवन ऊर्जा से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी दी है, और आइए अब आपको दिखाते हैं अक्षय ऊर्जा से जुड़ी सफलता की एक कहानी। फतेहपुर तहसील बाराबंकी से सटा चक कोडर दादनपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां का अधिकतर हिस्सा ऊसर था। इसी जगह को खेती के लिए चुना पंजाब से आए सरमैल सिंह गांधी ने। यहां पर खेती का एक टुकड़ा सस्ते दामों में खरीदकर अपने 2 बेटों दलजीत और रणजीत के साथ पूरी लगन और मेहनत से खेती की एक नई शुरुआत की। बैलों की खेती वाले दौर से जब ये थोड़ा और आगे आए तो इन्होंने अपनी खेती करने का सिद्धांत बनाया लटी जमीन और पुरानी मशीन को, यानी पुरानी मशीन के सहारे ज्यादा से ज्यादा ऊसर जमीन को खेती लायक बनाना। काम कठिन था, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे उत्साह के साथ काम शुरू किया। बैलों का उस समय जमाना था, हम बैल खरीदे और उसमें बहुत मेहनत की, और ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को अपना भी हमको 1 एकड़ को 2 एकड़ को ही 3 एकड़ प्लेन किए। बिना संसाधनों से आज के दौर में खेती से मुनाफा कमाना मुश्किल है। अच्छी खेती के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाएं होना बेहद जरूरी है। सरमैल सिंह ने भले ही अपनी खेती के लिए ट्यूबवेल स्वीकृत करा लिए थे, लेकिन ट्यूबवेलों से सिंचाई का प्रयोग काफी थकान देने वाला और जरूरत से ज्यादा खर्चीला साबित हो रहा था। वर्ष 2002 के दौरान इनकी मुलाकात हुई यूपी नेडा के एक अधिकारी से। तभी इन्हें सूरज की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा के बारे में जानकारी मिली। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अच्छा खासा अनुदान भी दे रही हैं। इस सिस्टम की कुल कीमत 3,10,000 रुपये, जिसमें 1,80,000
भारत सरकार द्वारा अनुदान है। 60,000 रुपये राज्य सरकार, 70,000 रुपये लाभार्थी अंशदान सरदार जी ने दिया था। सौर ऊर्जा की सबसे खास बात तो ये होती है कि इससे न तो प्रदूषण फैलता है और न ही कोई इसके लिए जद्दोजहद करनी होती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद इससे सालों साल उपयोगी बिजली ली जा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक सिलिकॉन की सेल से सूरज की ऊर्जा बिजली बनाती है और इसे स्टोर करने के बाद खेती के अलावा घर के तमाम जरूरी काम निपटाए जा सकते हैं। इस किसान परिवार से जब क्षेत्र के दूसरे किसानों को सौर ऊर्जा के बारे में पता चला तो लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि सूरज की रोशनी के जरिए पानी भी निकाला जा सकता है। सोलर पंप का उपयोग करने के बाद इन्होंने एक और सोलर पंप ले लिया। फिर तो मानो ऊसर जमीन में जैसे भागीरथी निकल आई हो। कम से कम कीमत में भरपूर पानी पाकर ये किसान परिवार आनंदित हो उठा। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से लागत और खर्च बस नाम मात्र रह गया। सौर ऊर्जा से निकले अच्छे नतीजों के आधार पर इन्होंने अपने फार्म को और बड़ा किया। आज तकरीबन 150 बीघे के इस फार्म पर इन्होंने एक बड़ा टैंक भी बनवाया है, जहां सोलर पंप से रोजाना साफ पानी भरा जाता है। टैंक के इस पानी में मछली पालन होता है और इसी पानी को बागों में भेजा जाता है। इसके बाद बचा हुआ पानी फसलों में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। कभी वक्त था जब ये पानी के पीछे पीछे भागते थे, लेकिन सौर ऊर्जा के प्रयोग के बाद अब खेतों में ये अपनी सुविधा के अनुसार पानी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पंप से निकलता सिंचाई के लिए साफ पानी सौर ऊर्जा की वानगी भर है। सौर ऊर्जा ने इनके जीवन को आधुनिक संसाधनों के साथ भी जोड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिना बिजली बिल दिए एक किसान परिवार अपने घर में टीवी हो या सारे घर के बल्ब हों या बिजली से चलने वाले दूसरे संयंत्र, सभी कुछ सौर ऊर्जा से चलाए जा सकते थे। बागवानी, औषधीय पौधों की खेती, सब्जियों की खेती, हल्दी की खेती हो या पारंपरिक फसलों की दूसरी खेतियां, पशुपालन हो या मछली पालन, आज ये सफल किसान परिवार अपने फार्म में हर तरह की कृषि के जो भी सफल प्रयोग कर पा रहा है, इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा को। जेके जेठानी सर, आप आए और आपने पवन ऊर्जा को लेकर इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे कार्यक्रम में दी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रबीर दास जी, आप भी आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में हो रहा है? आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। भाई, कंप्यूटर क्रांति का जमाना है। अगर आप करना चाहते हैं हमसे तालमेल तो करिए हमें ईमेल। हमारी ईमेल आईडी है akshayurja@ddk@gmail.com। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।